वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आज के इस लेक्चर में मैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम के लिए एंशिएंट हिस्ट्री में गुप्त काल को यहाँ पर कवर कराने वाली हूँ। आज के इस लेक्चर में गुप्त काल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठा करिए ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ में आएँ वो आप सभी नोट कर सकें और अपने नोट्स खुद से बना सकें। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि आप लोगों को इस लेक्चर के अलावा और क्या पढ़ना है। तो मैं आपको पढ़ने के लिए सजेशन नहीं दूंगी कि आपको कुछ और अलग से पढ़ना है। जो आप पढ़ रहे हैं बस आपको उसकी प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, उतना ज़्यादा आप अच्छा जो है एग्ज़ाम में कर पाएंगे। इसके लिए आप जो है किरण इंस्टीट्यूट का ये जो आपका सॉल्व पेपर है, इस सॉल्व पेपर को ले सकते हैं। मैं आपको सॉल्व पेपर के बारे में बता चुकी हूँ कि सॉल्व पेपर में आपको क्या मिलेगा। इस सॉल्व पेपर में आपको यूपी ट्रिपल एस सी पैट के, यूपी ट्रिपल एस सी पैट और यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्जाम्स आपके कंडक्ट हुए हैं इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कहाँ पर मिलेंगे? जो सॉल्व पेपर है इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद आपको प्रैक्टिस अगर करना है, आपको चाहिए कि जैसा पीईटी एग्ज़ाम आपका पूछा जाता है उसी तरीके का आपको जो है यहाँ पर एग्ज़ाम जो है देने को अगर चाहिए है, आप घर पर बैठकर उसको कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जो है इनका जो प्रैक्टिस वर्कबुक है, प्रैक्टिस वर्कबुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस वर्कबुक में आपका जिस तरीके से एग्ज़ाम आपका होता है पीईटी एग्ज़ाम, उसी तरीके का इसमें क्वेश्चन पेपर रहता है। आप घर पर बैठिए ईमानदारी से और उसके बाद इसको जो है अपने टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत ही कंप्लीट करिएगा। तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आप एग्ज़ाम को पूरा कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आप इनका जो प्रैक्टिस वर्कबुक है आप ये ले सकते हैं। इसके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कितने अच्छे दिए गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे जो है पीईटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए हम यहाँ पर चर्चा करते हैं गुप्त काल के बारे में। अगर मैं बात करूँ गुप्त काल की तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया। देखिए, ये जो आपको समय है ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग सोर्सेज से आपको अलग अलग मिलेगा, बट यहाँ पर जो ऑथेंटिक है मैं वही बता रही हूँ। अगर मैं बात करूँ गुप्त वंश की, इसको मैं पहले हटा देती हूँ ताकि आपको ठीक से चीज़ें समझ में आए। अगर मैं बात करूँ गुप्त वंश की तो गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया है, ध्यान से समझिएगा। गुप्त वंश ने जो बेसिकली शासन किया है वो 275 से 550 आपका ईस्वी तक किया है। ठीक है, यहाँ पर आज आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा बिकॉज मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा छाले हो चुके हैं, तो मुझे थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा हो सकता है कि ब्रेक हो बीच में, मतलब मेरी आवाज़ में, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा आज मैनेज कर लीजिएगा। क्लास से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो सुबह में क्लास नहीं दे पाई, कोई बात नहीं, मैं शाम में दूंगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश ने जो शासन किया है वो 275 से 550 ईस्वी तक किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 275 से 550 ईस्वी। देखिए, कभी भी आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया है, कभी नहीं। आपसे सीक्वेंस पूछा जाता है। आपको 4 यहाँ पर वंश दिए जाएं, 4 आपको वंश दे दिए जाएं, फिर वहाँ पर आपसे सीक्वेंस लगाने को पूछ लिया जाता है। चाहे आप कोई भी छोटा मोटा एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप कितना भी अच्छा एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ये जानना है कि जो ये गुप्त वंश था, इस गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। अगर मैं स्थापना की बात करूँ, यानी कि इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा कि गुप्त वंश जो है इनके संस्थापक थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त थे, श्रीगुप्त थे। याद रखिएगा कब की गई थी गुप्त वंश की स्थापना, तो ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि 275 में की गई थी। 275 ईस्वी में जो है बेसिकली आपके जो गुप्त वंश है इनकी स्थापना की गई थी। लेकिन गुप्त वंश का जो प्रथम शक्तिशाली शासक माना गया है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया है। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त जो प्रथम है ये गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली आपके प्रथम शासक जो माने जाते हैं, सबसे शक्तिशाली प्रथम शासक, तो वो आपके चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है कि इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। स्थापना श्रीगुप्त ने की, नो डाउट, बट यहाँ पर अगर सबसे शक्तिशाली पूछा जाए, सबसे शक्तिशाली, तो सबसे शक्तिशाली में आपको याद रखना है कि सबसे शक्तिशाली जो शासक थे वो आपके चंद्रगुप्त प्रथम थे। अगर मैं चंद्रगुप्त की बात करूं तो चंद्रगुप्त प्रथम ने यहाँ पर जो शासन किया था वो आपका 319 से लेके आपका बेसिकली 319 से लेके 335 ईस्वी तक इन्होंने जो है शासन किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। इनका आपको याद रखना है बिकॉज ये इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। दैट्स वाई यू हैव टू रिमेंबर दिस। आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन करवाया था, मुझे अच्छे से याद है।
जो कि मैचिंग के फॉर्म में था, और उसमें मैंने बेसिकली जो जितने भी संबंध हैं आपके एंशिएंट हिस्ट्री में उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन था। वो वहाँ पर मैंने आप लोगों को पूछा हुआ था कि गुप्त संबंध की शुरुआत किसने की थी। अब यहाँ पर आपको बताना है कि गुप्त संबंध की शुरुआत किसने की थी। यहाँ पर आप लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं तो आपको याद होना चाहिए कि गुप्त संबंध की शुरुआत मैम ने बताया हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की है। कब की गई गुप्त संबंध की शुरुआत? वहाँ पर आपका 320 लिखा था, मुझे अच्छे से याद है 320 लिखा था। मैंने उसको काट करके आपका जो है 319 ईस्वी करवाया था, याद है आप लोगों को? तो 319 आपको याद रखना है कि गुप्त संबंध का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने वास्तविक एंड आपके संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में अंतर समझाया था कि संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में क्या अंतर है। वहाँ पर मैंने एक प्यारा सा एग्जांपल आपको दिया था कि ये आपकी फैमिली है ना, ये आपकी मॉम है और ये आपके डैड हैं, यानी कि ये मम्मी पापा हैं, मम्मी है और ये आपके पापा हैं, है ना। आपकी मम्मी और पापा दोनों ही लोग जॉब कर रहे हैं। मैं यहाँ पर इस बात को भी बता देती हूँ, दोनों लोग आपके जॉब कर रहे हैं। हमारे फादर हमारे घर को चलाने के लिए रिसोर्सेस इकट्ठा करते हैं, हमारी मदर भी करती हैं। हमारी मदर का योगदान आप सभी को पता है किस तरीके से होता है। इस घर को मैनेज करने का काम, पूरा मैनेजमेंट का काम हमारी मॉम का होता है। लेकिन फिर भी अगर हम संस्थापक की बात करें तो हमने फादर को मानते हैं, और अगर वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो वो हमारी मदर होती हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस घर में अपना जो है योगदान ज़्यादा दिया है। इस घर को बनाने में ज़्यादा योगदान हमारी मदर का है। इस वजह से हम अपनी मदर को वास्तविक संस्थापक कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक संस्थापक कहेंगे, वास्तविक संस्थापक। वहीं अपने फादर को संस्थापक कहेंगे। क्या कहेंगे? संस्थापक कहेंगे। अब आप समझ गए होंगे, योगदान जिसका ज़्यादा है, हमारे घर को बनाने में योगदान हमारी मदर का ज़्यादा है। हमारे घर का मैनेजमेंट हमारी मदर संभालती है, हमारे घर की सभी क्रियाएँ हमारी मदर संभालती हैं, है ना। समटाइम हमारे फादर भी संभालते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि योगदान जिसका ज़्यादा है उसको हम वास्तविक संस्थापक कहेंगे, और जिनका हमारा योगदान कम है, यानी कि मतलब जिसने हमारे घर की नींव रखी है, उसको हम संस्थापक कहेंगे। दैट्स इट, ठीक है। तो यही अंतर है। अब मैं गुप्तकाल में संस्थापक और वास्तविक संस्थापक आपको समझा रही थी। अगर मैं संस्थापक की बात करूँ तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि संस्थापक में नाम आएगा मैम किसका? श्रीगुप्त का नाम आएगा। वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो इस वंश के वास्तविक संस्थापक का नाम चेंज हो जाता है। तो वास्तविक संस्थापक में आप लोगों को याद रखना है, वास्तविक संस्थापक में आपको नाम याद रखना है। किसको याद रखना है? आपको याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम को। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को याद रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है इस वंश के वास्तविक संस्थापक हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई? क्लियर हुआ आप लोगों को ये चीज़ कि संस्थापक आपके गुप्त वंश के कौन है? तो संस्थापक में नाम आएगा, ओबेस सी बात है, श्रीगुप्त का, एंड वास्तविक संस्थापक में नाम आएगा चंद्रगुप्त प्रथम का। सो आइए जानते हैं हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आपको बस उतना ही जानना है। आपको यहाँ पर हेडिंग करना है चंद्रगुप्त प्रथम। हेडिंग क्या करनी है आपको? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, इस तरीके से हेडिंग करिएगा। अगर मैं चंद्रगुप्त प्रथम की बात करूं तो एज यूजुअल हमें सबसे पहले जानना है कि इन्होंने कौन सी उपाधि धारण करके रखी थी, और इनकी उपाधि एग्जाम में कई बार आपसे पूछी गई है। तो आपको इनकी उपाधि में याद रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके रखी थी। किसकी? महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण करके रखी थी। दूसरा आप लोगों को याद रखना है कि इन्होंने कौन सी संवत की शुरुआत की। तो संवत अगर मैं बात करूं तो संवत में याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने आपका जो है गुप्त संवत की शुरुआत की थी। किसकी? गुप्त संवत की इन्होंने शुरुआत की थी। गुप्त संवत आपको याद रखना है 319 से आपका जो है 320 आपका टाइम माना जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है, अगर 319 ना हो तो 320 भी आपका चलेगा। ओके, संवत हो गया। इसके बाद आपको क्या जानना है? अगर मैं पत्नी की बात करूं तो आपको इनकी पत्नी का नाम भी याद रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या था। अगर मैं चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम बताऊं तो इनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी याद रखिएगा। ठीक है। सिक्के, देखिए अगर मैं सिक्कों की बात करूं तो सिक्के जरूर से याद रखने हैं। एक तो होता है इनकी उपाधियां, दूसरे होते हैं इनके द्वारा चलाए गए सिक्के। ये एग्जाम में बहुत ही कॉमन है, जो पूछ लिए जाते हैं। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, और ये कहाँ से पता चलेगा? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलेगा। अब जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ UPSSC का ही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास हो, आपके पास अन्य एग्जाम का प्रीवियस ईयर भी होना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि एक्चुअल में क्वेश्चन बनता कैसा है ना। तो आप जब पढ़ेंगे ना तो आपके माइंड में वो स्ट्राइक करेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, देन आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, और वो जो मज़ा आता है ना वो अलग ही लेवल का होता है। अगर मैं सिक्के की बात करूँ तो
सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सिक्के किसने जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने ही जारी किए। तो याद रखिएगा कि गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सिक्के जारी किए थे। अब इनके जो सिक्के थे, इनके सिक्कों की एक खास बात थी कि इनके जो सिक्के जारी किए गए थे, मतलब इनके द्वारा इनके शासनकाल में जो सिक्के जारी किए गए थे, ये दाम्पत्य प्रकार के थे। किस प्रकार के? दाम्पत्य। आप लोगों को दाम्पत्य पता होगा। दाम्पत्य का मतलब क्या होता है? देखिए, जब कभी भी शादी होती है तो वहाँ पर बोला जाता है ना, दंपति इस तरीके से मतलब आहुति दें या समथिंग लाइक दैट। तो आपको याद होगा दाम्पत्य का मतलब होता है मतलब हस्बैंड वाइफ टाइप, यानी कि यहाँ पर दाम्पत्य में आपको याद रखना है कि राजा रानी प्रकार के, ठीक है, राजा रानी प्रकार के सिक्के जो हैं इनके द्वारा जारी किए गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करिएगा कि दाम्पत्य प्रकार के जो सिक्के हैं ये किसके शासनकाल में जारी किए गए? आंसर विल बी चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। और गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सिक्के इन्होंने ही जारी किए थे, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? समुद्रगुप्त की। आइए समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। हेडिंग करिएगा अपनी कॉपी में समुद्रगुप्त के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से जानना है। इनके बारे में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं समुद्रगुप्त की बात करूं तो अगेन आपको सबसे पहले इनकी उपाधियां याद रखनी पड़ेंगी कि इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण करके रखी थी। अगर मैं उपाधियों की बात करूं तो उपाधियों में सबसे पहले आपको याद रखना है क्या? कविराज। इन्होंने जो उपाधि धारण करके रखी थी वो उपाधि थी कविराज की। कौन सी थी? कविराज। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट, यहाँ पर आपको कविराज लिखना है। क्या? कविराज उपाधि जो धारण करके रखी थी वो किसने धारण कर रखी थी? समुद्रगुप्त ने, ठीक है। कविराज जो उपाधि है ये बेसिकली सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए इनको दिखाया गया है। किस पर? सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए इसको दिखाया गया है। किसको? समुद्रगुप्त को। तो सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है, दिखाया गया है। इसके अलावा कविराज के अलावा इसने कांच की उपाधि धारण करके रखी थी। किसकी? कांच की उपाधि इसने धारण करके रखी थी। नेक्स्ट आपको याद रखना है लिच्छवी दोहित्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीसीएस एग्जाम में ये पूछा गया है। लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी जो दोहित्र है, लिच्छवी ये क्या है, ठीक है। लिच्छवी दोहित्र की जो उपाधि धारण करके रखी थी, लिच्छवी दोहित्र की जो उपाधि धारण कर रखी थी वो किसने धारण करके रखी थी? समुद्रगुप्त ने। इसके बाद इसने जो उपाधि धारण करके रखी थी वो थी आपकी पृथ्वीया वीर। क्या? पृथ्वीया वीर की जो उपाधि धारण करके रखी थी, पृथ्वीया वीर की उपाधि, ठीक है, वीर लिखा है ये, वीर। पृथ्वीया वीर की उपाधि धारण करके रखी थी। एंड इसके बाद आपको याद रखना है इसने पृथ्वीया बंधु की उपाधि धारण करके रखी थी। किसकी? पृथ्वी बंधु की उपाधि। पृथ्वी बंधु की उपाधि जो है इसने धारण करके रखी थी। तो आपको याद रखना है पृथ्वीया वीर, पृथ्वीया बंधु की उपाधि किसने धारण करके रखी थी? आपके समुद्रगुप्त ने धारण करके रखी थी। इसके बाद आपको ये याद रखना है, इसमें नोट करिएगा, यहाँ पर इस तरीके से नोट बनाइएगा एक मस्त सा, और उस नोट में लिखिएगा कि भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को ही कहा गया है। न जाने कितनी बार कितने एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है और किसने कहा है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, ठीक है। तो पहला तो आपको ये जानना है कि किसने कहा है, मतलब पहले तो ये जानना है कि किसको कहा गया है। तो अगर मैं बात करूं कि भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है, आंसर होगा समुद्रगुप्त को। किसने कहा है? तो याद रखिएगा विंसेंट स्मिथ ने कहा है। एक इतिहासकार थे जिनका नाम था विंसेंट स्मिथ। इन्होंने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और इनकी विजयों से मुग्ध होकर उसे जो है भारत की नेपोलियन की संज्ञा दी थी। तो आपको यही नोट कर लेना है, इतिहासकार। पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? अगर मज़ा आ रहा है ना तो तुरंत जाइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया, ठीक है। आइए जानते हैं इतिहासकार जो विंसेंट स्मिथ है, विंसेंट स्मिथ हैं, इन्होंने अपनी रचना इनकी जो रचना थी द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की इनकी एक रचना थी। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इन्होंने समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों से मुग्ध होकर
समुद्रगुप्त से मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन या भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है कि किसने संज्ञा दी है, ये एसएससी एग्जाम में एक बार पूछा गया है, मुझे अच्छे से याद है कि भारत का नेपोलियन की जो संज्ञा समुद्रगुप्त को दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है। आंसर विल बी विंसेंट स्मिथ के द्वारा दी गई है। आपको इतनी चीज़ें याद होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। याद रखेंगे आप लोग कि नहीं। अब बात ये आती है कि इसको जो है नेपोलियन ही क्यों कहा गया, भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया, ऐसा इसने कौन सा महान काम कर दिया। यहाँ तो बोला गया है कि भाई जो विंसेंट स्मिथ थे वो इनकी वीरता और वजह से मुग्ध हो गए, लेकिन क्यों हुए, आखिर ऐसा क्या कार्य किया था, तो आपको ये भी जानना होगा। अगर मैं बात करूँ कि जो समुद्रगुप्त हैं ऐसा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उत्तर भारत के, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर भारत जो हैं आपके, उत्तर भारत के 9 राज्य और दक्षिण जो भारत हैं, दक्षिण भारत के आपके 12 राज्य, ठीक है, दक्षिण भारत के 12 राज्य और कुछ विदेशी राज्यों को जीता था। किसको, कुछ विदेशी जो राज्य हैं, इन विदेशी राज्यों को जीता था, जिस वजह से इनको जो है आपका भारत का नेपोलियन कहा गया। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, इनको भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने उत्तर भारत के 9 राज्य, दक्षिण भारत के 12 राज्य और कुछ विदेशी राज्यों को जीता था, जिस वजह से विंसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा। क्लियर हुआ इतनी चीज़ें? अगर क्लियर हुआ है तो तुरंत एक लाइक ठोकिए अपना जो वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो पर, और जो वीडियोस देखते हैं आप उन अन्य वीडियोस पर भी लाइक जरूर से कर दिया करिए। आइए हम आगे जानते हैं किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। एक अभिलेख है जिसका संबंध समुद्रगुप्त से है और ये अभिलेख बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा स्तंभ अभिलेख आपके जो समुद्रगुप्त हैं इनके बारे में जानकारी देता है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख। तो लिखिएगा इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त की बात करें तो 335 से लेके ये कब तक रहा, 375। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है इनको याद रखना कि कब से कब तक रहा है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, बस बता दिया है मैंने, ठीक है। तो याद रखिएगा इनके शासन के बारे में सूचना, इनके बारे में सूचना प्रदान करता है, ठीक है, प्रदान करता है। ठीक, पहली चीज क्लियर हुई। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है, आंसर होगा आपका समुद्रगुप्त के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। एसएससी एग्जाम, पीसीएस एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्तंभ अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख। याद रखेंगे आप लोग इस चीज को। और इस स्तंभ पर ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका स्तंभ है, इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के जो संधि विग्रह हरिशेन है, इन्होंने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किए हैं, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया, और समुद्रगुप्त जो है इनकी विजयों का उल्लेख किया गया है। ठीक, इस स्तंभ लेख पर केवल और केवल समुद्रगुप्त के बारे में सूचना नहीं मिलती है, ध्यान से सुनिएगा, इस स्तंभ लेख पर केवल और केवल समुद्रगुप्त के बारे में सूचना नहीं मिलती है, इसमें आपके जो जहांगीर हैं वो बीरबल और विक्टोरिया की जानकारी भी मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीसीएस एग्जाम में ये पूछा गया है कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख, इसमें आपके जो है किन किन के बारे में जानकारी मिलती है, आंसर होगा समुद्रगुप्त, जहांगीर, बीरबल। समुद्रगुप्त, जहांगीर, बीरबल, इतनी चीज़ों को आप समझ चुके हैं। अब नोट करिए, इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशेन, कौन, हरिशेन, इनका नाम याद रखिएगा, हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किए हैं, प्रस्तुत किया है, जिसे क्या कहा गया, प्रयाग प्रशस्ति कहा गया। तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है, आपको अब पता चल गया है।
तो प्रयाग प्रशस्ति, 1 सेकेंड, ये मैंने गलत लिख दिया, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। ऐसे लग रहा आज मेरी जुबान के साथ मेरा हाथ भी लड़खड़ा रहा है। कहा गया है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसको इस तरीके से लिखिएगा और यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हाइलाइटर खरीद लीजिए 2-4 कलर के, ताकि आपको पता रहे कि क्या इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। लास्ट टाइम पर यही सब चीज़ें हेल्प करती हैं रिवीजन में। तो प्रयाग प्रशस्ति कहा गया, ठीक। इसमें समुद्रगुप्त जो हैं इनकी विजयों का उल्लेख है, लिखिएगा इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है, ठीक। याद रखेंगे इसमें किसकी विजयों का उल्लेख है, समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है कि ये जो आपका स्तंभ अभिलेख है ना, ये अशोक निर्मित स्तंभ अभिलेख पहले तो कौशाम्बी में स्थित था। तो आपको यही नोट करना है कि आपको नोट क्या करना है कि अशोक निर्मित यह स्तंभ कहाँ पर था, मूलतः कौशाम्बी में था। मूलतः जो है आपका मूलतः कौशाम्बी में स्थित था। कौशाम्बी पता है ना कहाँ पर है, कौशाम्बी में स्थित था। ये इलाहाबाद के पास ही है, स्थित था, ठीक। लेकिन इसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। कितनी सारी चीज़ें आपको पता चली हैं। अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा गया। आपसे क्वेश्चन ये तो पूछा गया है कि आपका जो इलाहाबाद अशोक स्तंभ अभिलेख है, इसमें आपको किसके बारे में जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त। इसके अलावा किसके बारे में जानकारी मिलती है, आपने जाना बीरबल के बारे में, और किसके बारे में, जहांगीर के बारे में। इसके बाद आपसे ये पूछा गया है कि ये जो आपका स्तंभ अभिलेख है ये पहले कहाँ स्थापित था, कौशाम्बी में। इसको किसके द्वारा इलाहाबाद में स्थापित करवाया गया, किसके द्वारा स्थापित करवाया गया, अकबर के द्वारा। इतने क्वेश्चन आपके इतनी सी स्लाइड से बने हुए हैं जो आप जान चुके हैं। तो आगे की चीज़ें नोट कर लेते हैं। जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था, ठीक है। कहाँ पर स्थापित करवाया अकबर ने, इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख है। तो नोट करिएगा कि इस स्तंभ पर जहांगीर तथा किसका उल्लेख है, वीरबल का, तथा वीरबल का उल्लेख है, ठीक। सो अभी इसको हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं और इसको ध्यान से सुनते हैं, ठीक। बिल्कुल आपको अपने कानों को यहाँ पर खोलकर बैठना है और बाकी सारी चीज़ें थोड़ा सा देर के लिए साइड में रख दीजिए। मैंने यहाँ पर बताया कि इलाहाबाद का जो स्तंभ अभिलेख है ना, इसमें बेसिकली समुद्रगुप्त जो है इनके शासन के बारे में सूचना प्रदान की गई है। और इस स्तंभ में आपका जो बेसिकली है इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। और ये जो स्तंभ अभिलेख है ये पहले आपका जो है कौशाम्बी में था, लेकिन कौशाम्बी से उठाकर बेसिकली इलाहाबाद स्थापित करवाया किसने, अकबर ने स्थापित करवाया। और इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त, ध्यान से सुनिएगा, समुद्रगुप्त के बाद इसमें वीरबल और किसके बारे में जानकारी मिलती है, और जहांगीर के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में, जहांगीर के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखेंगे आप लोग इतनी चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विश यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। मूव कर सकते हैं अभी हम नेक्स्ट आपका जो शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, उन पर। सो आइए देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। हेडिंग करिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय में आपको क्या जानना है, अगेन वही सारी चीज़ें जो हम अभी तक जानते आ रहे हैं। पहले तो हमें जानना है कि जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इनका वास्तविक नाम क्या था। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर सब हेडिंग करनी है वास्तविक नाम। क्या हेडिंग करनी है, वास्तविक इनका नाम क्या था। वास्तविक नाम के बाद हम जानेंगे जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण करके रखी हुई थी। इनकी उपाधियां भी बड़ी ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी गई हैं कई बार। सो आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं वास्तविक नाम की बात करूं तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनका वास्तविक नाम था आपका देवराज। क्या नाम था इनका, देवराज। तो आपको सबसे पहले देवराज लिख लेना है। देवराज के बाद इनको और क्या बोला गया है, देवगुप्त भी बोला गया है। देवराज कहें आप, देवगुप्त कहें, या फिर आप जो हैं देवात्री कहें। क्या कहें, देवात्री। ये तीनों नाम आपके किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। पहली चीज़ क्लियर हुई। दूसरा आपको यहाँ पर ये जानना है कि इन्होंने बेसिकली कौन कौन सी उपाधियाँ धारण करके रखी हुई थी। अगर मैं इनकी उपाधियों की
की बात करूं तो सबसे पहले विक्रमादित्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य इनको बोला जाता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि आपका जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण करके रखी थी। तो पहला तो आपको याद रखना है विक्रमादित्य जो उपाधि है वो इन्होंने ही धारण करके रखी थी। इसके बाद परम भागवत की उपाधि इन्होंने ही धारण करके रखी थी, परम भागवत, याद रखेंगे परम भागवत। एंड शकारी, या इनको शकारी भी कहा गया, इनको बेसिकली शकारी भी कहा गया, और इनको जो है और क्या कहा गया, और इनको जो है आपका जो है शाक विजेता भी कहा गया। शकारी या फिर शाक विजेता भी इनको बोला गया है, इस चीज़ को भी याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस इनको विक्रमांक भी बोला गया है। क्या? विक्रमांक, विक्रमांक भी इनको बोला गया है। और उसके बाद इनको जो है विक्रमाश्री भी बोला गया है। ठीक है, दो विक्रमाश्री भी बोला गया है। इतनी उपाधियां इन्होंने धारण करके रखी थी। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे, जल्दी से बताइए, याद रखेंगे आप लोग। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है आपका जो है शक विजेता भी बोला गया है। सो आप लिख चुके हैं शक विजेता, शकारी, विक्रमादित्य, परम भागवत, विक्रमाश्री, ये सभी के सभी उपाधियां धारण करके रखी थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, ये तो उपाधियां धारण करके चले गए, लेकिन हमारे ऊपर एक बोझ छोड़ के चले गए कि हमें अब इनको याद रखना पड़ रहा है। अरे भाई थोड़ा सा याद रख लो, फ्यूचर बना रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय से फ्यूचर बन रहा है, समुद्रगुप्त से फ्यूचर बन रहा है, श्रीगुप्त से फ्यूचर बन रहा है, क्यों ना हम इनको याद रखें, है ना। इतने सारे लोगों को हम अपने जीवन में याद रखते हैं, भूल जाते हैं, तो इनको तो याद रखना पड़ेगा, ये हमारा फ्यूचर बना रहे हैं। इसको शकारी क्यों बोला गया पता है आप लोगों को? इसको शकारी क्यों बोला गया? क्योंकि शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शकारी बोला गया है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। और उसने इसी उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे, जिसको गुप्त काल में रुपया कहा गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपको नोट करके, या जैसे भी आप लिखना चाहें, पॉइंट के फॉर्म में, नोट के फॉर्म में, वट एवर यू वांट, तो यहाँ पर बस आपको लिख लेना है। क्या लिखना है? आपको लिखना है कि शक जो है इनको हराने के कारण, शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की अन्य उपाधि कौन सी थी? शकारी भी थी, शकारी भी है बोलना चाहिए, है ना। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के, अब जिस दिन आपकी जॉब लगे ना, तो आप भी ऐसा कुछ करवाना कि लाइफ टाइम आपको याद रखे। उस उपलक्ष्य में आप भी अपने मम्मी पापा के नाम का एक सिक्का बनवा देना। आजकल वो जो टैटू बनता है ना हाथ पर, या फिर मतलब जहाँ जहाँ बनता है, आप समझ सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, एक जो है टैटू के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, मुझे बिल्कुल भी नाम नहीं याद रहा, महेश ऐसे कुछ नाम है शायद उनका, सब जानते हैं उनको मैक्सिमम लोग। तो आप भी ऐसा कुछ करिएगा, जिस दिन आपकी जॉब लगे, जिस दिन आपके पास लेटर होना, उस दिन ऐसा कुछ करिएगा कि अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करके आइएगा। मुझे भी पता, बड़ी खुशी होगी कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करके आएंगे उस दिन, और करना भी चाहिए हम सभी को, है ना। तो इन्होंने क्या किया था कि उस उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर चांदी के सिक्के चलाए। अब इन सिक्कों का कुछ अलग ही नाम था, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये बोला भी गया है, ठीक है। जिसको गुप्त काल में क्या बोला गया? जिसको गुप्त काल में आपका जो है रुपयक या फिर आपका क्या बोला गया है? रूपक कहा गया है। रुपयक या रूपक कहा जाता था। अब ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने बताया है कि रुपयक या रूपक का संबंध किस बेसिकली काल से है। सो आपको याद रखना है, गुप्त काल से संबंध है आपके रुपयक या रूपक का। ये चांदी का था, सोने का था, तांबे का था, कि किस चीज़ का था? सो याद रखिएगा, ये चांदी का सिक्का था, रूपक या रुपयक, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, ठीक है। अगर मैं चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करूं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की जो प्रशंसा है वो चीनी यात्री फाहियान ने की थी। किसने की थी? फाहियान ने की थी। तो याद रखिएगा कि फाहियान किसके शासन काल से संबंधित है? आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम से संबंधित है। इसके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है, आप सभी को पता होगा। उसके नवरत्न जो थे, इसमें सर्वोत्कृष्ट आपके महाकवि कालिदास थे। कौन थे? महाकवि कालिदास थे। अब आपको इन सभी के बारे में जानना है, जो इसके नवरत्न थे। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि किस नवरत्न का संबंध किस विशेष क्षेत्र से है। पर उससे पहले एक पॉइंट मैं भूल गई हूँ। बचपन में बोला जाता था कि खा गए हो क्या? नहीं, मैं खाई नहीं हूँ, बट मैं भूल गई हूँ। तो उसको भी आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा कि जो दिल्ली में महरौली में आपका जो दिल्ली के महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ जो है, इसका निर्माण भी इसी ने करवाया था। आगे आप सारे पिक्चर्स वगैरह देखेंगे, बट अभी आपको इतना याद रखना है, दिल्ली में इस तरीके से पॉइंट बनाइएगा और लिखिएगा कि दिल्ली जो है, दिल्ली में, दिल वालों की दिल्ली में इन्होंने क्या करवाया था? दिल्ली में दिल्ली के महरौली में, है ना, दिल्ली के महरौली में
दिल्ली के महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा, दिल्ली में आपके जो महरौली है वहाँ पर जंगरहित लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इनके बारे में एक चीज़ और याद रखनी है। आपको याद रखना है कि इनके शासनकाल को गुप्त काल के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है और नोट कर लेना है यहीं पर कि इनके शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको इसमें नोट करना है, नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है कि बेसिकली जो चीनी यात्री फाहियान है, आपको जो है याद रखना है कि ये इन्हीं के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है चीनी यात्री। मैं नोट कर देती हूँ, चीनी यात्री। देखिए, ये तो जो यात्री आए हैं ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा यात्री किसके शासनकाल में आया। तो चीनी यात्री जो फाहियान था, चीनी यात्री जो आपका फाहियान था, फाहन जो है, इसे बेसिकली क्या कहा गया? कर्ण कहा गया, जिसे बेसिकली आपका इस तरीके से लिखिएगा, कुड़ कहा गया। जो भी इसको पढ़ना चाहें, के नाम से जानते थे, कॉमा लगा कर लिखिएगा। इन्हीं के शासनकाल में आया, इन्हीं के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, आया था, याद रखेंगे आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यात्री पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इतनी चीज़ें आपने जानी, बट इनके शासनकाल के जो नवरत्न थे ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इनको हम जानते हैं 1 बाय 1 करके। मूव कर सकते हैं, अभी इसको हटा सकती हूँ मैं। चलिए, मैं इसको हटाती हूँ और नोट करते हैं हम इनके शासनकाल के नवरत्न। तो आपको यहाँ पर नोट करना है कि इनके शासनकाल में 9 रत्नों इनके शासनकाल में 9 रत्न निवास करते थे। 9 रत्न बोलना चाहिए ना, रत्नों तो नहीं है, यहाँ पर बोला जाएगा 9 रत्न निवास करते थे। ठीक, अब ये जो 9 रत्न थे वो आपको जानने हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो कालिदास को याद रखना है। इस तरीके से पहले मैं नंबरिंग कर लेती हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां एंड आपको यहाँ पर लास्ट 9वां। ठीक है, चलिए मैं उसको बाद में नोट कर दूंगी, यहाँ पर मेरे से स्पेस नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए 9वां हो गया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं इन नवरत्न की। तो पहला आपको नोट करना है कालिदास। क्या याद रखना है? कालिदास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कालिदास जो हैं इन 9 रत्नों में से सबसे प्रमुख थे। तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना है, सबसे प्रमुख कौन थे? कालिदास थे। ये क्या थे? इनका संबंध किससे था? तो नाटककार थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किससे था इनका संबंध? नाटककार थे, चिकित्सक थे, वास्तुकार थे, भूगोल ज्ञाता थे या फिर ज्योतिषी थे। आपको याद रखना है ये नाटककार थे भाई। इनको भारत का शेक्सपियर बोला गया है, तो इस चीज़ को भी याद रखना है कि भारत का शेक्सपियर किनको बोला गया? कालिदास को बोला गया। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ धनवंतरी। कौन? धनवंतरी कौन था? इनके शासनकाल में 9 रत्नों में एक धनवंतरी भी था। धम नहीं होता, ये धन होता है। मेरे से इधर पे मैं बोल रही ना कि आज मुझे मुंह में छाले हुए हैं, पर हाथ भी मेरा थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। धनवंतरी की अगर मैं बात करूं तो ये चिकित्सक थे। कौन थे? चिकित्सक थे। सो ये चिकित्सक आपको याद रखना है। नेक्स्ट थे आपके छपड़क कौन थे? तो छपड़क आपके जैन अनुयायी था। क्या था? जैन अनुयायी था। ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपड़क। नेक्स्ट है आपका घटपर्णक। घटपर्णी नहीं, घटपर्णी तो आपको उनको पता होगा, एक खतरनाक सा पौधा होता है। खतरनाक तो नहीं, उसका प्रकृति में बहुत बड़ा योगदान है भाई। घटपर्णक कौन थे? घटपर्णक की अगर मैं बात करूँ ना तो ये वास्तुकार थे। कौन थे? वास्तुकार थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके शंकु। अगर मैं शंकु की बात करूँ तो शंकु कौन थे? शंकु जो है आपके ये भूगोल ज्ञाता थे। कौन थे? भूगोल ज्ञाता थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर अमर सिंह।
अमर सिंह जो हैं आपके कवि थे, अमर सिंह कौन थे? तो अमर सिंह इनके काल में कवि थे। नेक्स्ट है आपका बराह मिहिर, कौन थे? बराह मिहिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बराह मिहिर। अगर इनकी बात करूँ तो ये एक ज्योतिष थे, कौन थे? ज्योतिष थे, ठीक है। 8वां और 9वां मैं ऊपर नोट करें, बिकॉज यहाँ पर आपको नहीं समझ आएगा, तो यहाँ पर मैं नोट कर देती हूँ 8 एंड 9। सो 8वां यहाँ पर आपको किसको याद रखना है? 8वां आपको याद रखना है बरुचि, किसको? बरुचि कौन थे? तो बरुचि एक व्याकरणाचार्य थे, कौन थे? व्याकरणाचार्य, ठीक है, व्याकरणाचार्य कौन थे? बरुचि थे। लास्ट आपको याद रखना है बेताल भट्ट, किसको याद रखना है? बेताल भट्ट को आप लोगों को याद रखना है, बेताल भट्ट। अगर मैं बेताल भट्ट की बात करूं तो ये तंत्र विद्या का ज्ञाता था, कौन था? तंत्र विद्या का ज्ञाता, तंत्र विद्या का ज्ञाता कौन था? तंत्र विद्या का ज्ञाता था बेताल भट्ट था, ठीक। सो ये जो नवरत्न है ना, अब इनको अपनी कॉपी में नोट करिएगा, जहाँ पढ़ते हैं ना वहाँ चिपका कर रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार इनसे क्वेश्चन बना है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इनको याद रखना है। कालिदास जो है एक नाटककार थे, धनवंतरी चिकित्सक था, छपड़क जैन अनुयायी था, घटपर्णक आपका जो है वास्तुकार था, नेक्स्ट शंकु भूगोल ज्ञाता था, अमर सिंह कवि था, वराहमिहिर ज्योतिष था, वरुचि व्याकरणाचार्य थे, बेताल भट्ट कौन थे? तंत्र विद्या का ज्ञाता था। ये नवरत्न किसके शासनकाल में निवास करते थे? आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, याद रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में ये सभी के सभी आपके निवास करते थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, घटपर्णक, शंकु, अमर सिंह, वराहमिहिर, बरुचि और बेताल भट्ट, ये नवरत्न आप लोगों को अपनी फिंगरप्रिंट्स पर याद रखना है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग इस चीज़ को, फिंगरप्रिंट पे, यहाँ मतलब आपको प्रिंट कर लेना है अपनी उंगलियों पर, ठीक है, टिप्स पर नहीं, उंगलियों पर आपको यहाँ पर बिल्कुल लिख लेना है, प्रिंट कर लेना है इन सभी को, और याद रखना है इन सभी के बारे में, ठीक। याद रखेंगे इतनी चीज़ों को, मूव कर सकते हैं आगे। सो आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट शासक की तरफ, और नेक्स्ट में आपको याद रखना है किसके बारे में? कुमार गुप्त प्रथम। अगर आप लोगों को जो है मैं देखा, आप लोगों ने एक मेरा बिहार वाला जीके का एक वीडियो था, उसमें मैंने कुमारगुप्त प्रथम के बारे में चर्चा की थी अच्छे से, तो उसमें मैंने बताया हुआ था जो आपका नालंदा विश्व विहार है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, याद है आप लोगों को? सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि सर्वाधिक सिक्के और जो अभिलेख हैं गुप्त काल में इसी ने चलाए और इसी के समय पर लिखे गए थे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के जारी किए, किसके शासनकाल में जारी किए गए? कुमारगुप्त प्रथम। अपार्ट फ्रॉम दिस सर्वाधिक अभिलेख इसी के शासनकाल में प्राप्त हुए। सर्वाधिक अभिलेख इसी के शासनकाल में प्राप्त हुए हैं। याद रखेंगे पहला पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा कि नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो नालंदा जो महाविहार है, नालंदा महाविहार कहाँ पर है? ये नालंदा महाविहार तो पता होगा बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो नालंदा महाविहार का निर्माण शुरू करवाया, ठीक है, करवाया। किसके नाम से? शुक्रादित्य के नाम से इसने नालंदा महाविहार जो है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय का है या फिर आपका महाविहार का है, ये बिहार में जो है इसकी स्थापना करवाया, ठीक। आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें जाननी है। जैसे अगर मैं कुमारगुप्त की बात करूँ तो कुमारगुप्त प्रथम के बारे में वत्स भट्टी के मंदसौर अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको यहाँ पर बस इतना ही नोट कर लेना है जानकारी। तो इसकी जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी जो वत्स भट्टी है, वत्स भट्टी के मंदसौर अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, ठीक। याद रखेंगे इतनी चीज़ें। नेक्स्ट हम यहाँ पर जानने वाले हैं किसके बारे में? स्कंद गुप्त के बारे में। किसके बारे में? स्कंद गुप्त के बारे में। अगर मैं स्कंद गुप्त की बात करूँ तो अगेन हमें फिर से वही सारी चीज़ें जाननी है। इनकी उपाधियाँ कौन कौन सी थी और फिर इनकी जो राजधानी थी वो जानेंगे। अगर मैं इनकी उपाधियों की बात करूँ ना, तो स्कंदगुप्त ने जो उपाधियाँ धारण करके रखी थी उसमें सबसे पहले आपको याद रखना है, इन्होंने भी आपके जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके रखी थी। किसकी? विक्रमादित्य। सो विक्रमादित्य याद रखना है, विक्रमादित्य, ठीक। विक्रमादित्य के बाद इन्होंने जो है क्षिति पशुपति, क्या?
क्षिति पशुपति की उपाधि धारण करके रखी थी, और उसके बाद इन्होंने क्रमादित्य की भी, किसकी, क्रमादित्य, ये उपाधियां इनके द्वारा धारण करके रखी गई थी। अपार्ट फ्रॉम दिस इनकी राजधानी की अगर मैं बात करूं कि स्कंदगुप्त की राजधानी कहाँ पर थी, तो इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी, इनकी राजधानी थी अयोध्या। कहाँ पर थी, अयोध्या। आप लोग गए होंगे कभी अयोध्या नगरी, तो अयोध्या इनकी कैपिटल थी। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जो कि न जाने कितनी बार पीसीएस एग्जाम में, कितनी बार एसएससी एग्जाम में, कितनी बार अदर वनडे एग्जाम में आपसे पूछा गया है। हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? फेवरेट क्वेश्चन है ये एंशिएंट हिस्ट्री का। याद रखिएगा कि हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुआ था। सो नोट यहाँ पर लिखिएगा, और नोट में लिखिएगा सबसे पहला पॉइंट, नोट में लिखिएगा सर्वप्रथम 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 हूणों का आक्रमण, सर्वप्रथम हूणों का आक्रमण इसी के शासनकाल में, इसी के शासन काल में हुआ। ठीक है, जिसकी जानकारी भित्री अभिलेख से मिलती है। ठीक है, जिसकी जानकारी भित्री अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से? भित्री अभिलेख से हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस अभिलेख से मिलती है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, मिलती है। याद रखेंगे आप लोग इस चीज को। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई आप लोगों को। सो आपको स्कंदगुप्त में मैंने क्या बताया? मैंने आपको स्कंदगुप्त में अभी तक ये बताया हुआ है कि स्कंदगुप्त ने जो उपाधियां धारण करके रखी थी वो विक्रमादित्य की, क्षिति पशुपति की और क्रमादित्य की थी। राजधानी इनकी अयोध्या थी। सबसे पहला जो हूणों का आक्रमण हुआ था वो इसी के शासन काल में हुआ। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन सा काल हूणों के आक्रमण से प्रभावित था। एसएससी एग्जाम में पूछा गया, आपको ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे दिया। गुप्त काल आपको दे दिया, मौर्य काल दे दिया, मौर्योत्तर काल दे दिया, एक और आपको कौन सा कोई और काल दे दिया जाए। तो याद रखिएगा कि जो हूणों का आक्रमण है वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, किसके? स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक, और जो गुप्त वंश था वो सर्वाधिक प्रभावित हुआ था हूणों के आक्रमण से। याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पर बेसिकली मैं बात करने वाली हूँ किसकी? विष्णुगुप्त की। तो आपको हेडिंग करनी है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के बारे में ऐसा कुछ नहीं जानना है आपको, बस इतना जानना है विष्णुगुप्त जो है वो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो बस इतना सा नोट कर लीजिएगा, गुप्त वंश का अंतिम शासक, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर विल बी विष्णुगुप्त था। ठीक है, याद रखेंगे इतना। अब एक पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ, उस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। जो भानुगुप्त हैं, भानुगुप्त का एरण अभिलेख जो है बेसिकली था, भानुगुप्त ने एरण का अभिलेख लिखवाया था, जो कि सती प्रथा के बारे में जानकारी देने वाला सर्वप्रथम अभिलेख था। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सती प्रथा के बारे में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। तो आपको लिख लेना है यहीं पर भानुगुप्त जो थे, भानुगुप्त। 1 सेकेंड, मैं फिर से इसको नोट करती हूँ। भानुगुप्त के एरण अभिलेख, भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख था, एरण अभिलेख भानुगुप्त ने, ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना कि आज ना मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। भानुगुप्त ने एरण अभिलेख लिखवाया जो सती प्रथा के बारे में जानकारी देता है, देने वाला सर्वप्रथम अभिलेख था। चूंकि ये सर्वप्रथम है, देने वाला सर्वप्रथम अभिलेख था, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग कि सती प्रथा के बारे में हमें किस अभिलेख से सबसे पहले पता चला था? वो था आपका एरण अभिलेख। कौन सा था? एरण अभिलेख था। किसका था? भानुगुप्त का एरण अभिलेख था। दैट्स इट, बस यहाँ पर हमारा गुप्त वंश खत्म होता है। नेक्स्ट हम जो पॉइंट्स हैं वो जानने वाले हैं। सो यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। यदि यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं देन अभी कमेंट सेक्शन में जाइए और एक अच्छा सा कमेंट करिए रेड हार्ट के साथ, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। देखिए, आपके एक लाइक से ही मेरा वीडियो आगे जाता है। आपके एक लाइक, मात्र एक लाइक से ही आपका वीडियो, जो मेरा जो वीडियो है वो आगे जाता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बस यही चाहते हैं कि मैम आप जो हैं आगे बढ़े, क्योंकि आप जो इतनी मेहनत करते हो 4 बजे से उठ के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना कोई नहीं करता कि 4 बजे से उठ के। मेरे से भी लोग पूछते हैं कि कैसे कर लेती हो, बट मुझे पता है ना कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं होता ना, वहाँ पर तो अलग ही लेवल का आपके अंदर मोटिवेशन होता है। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है।
बस आपसे एक लाइक मांगा जाता है और एक लाइक मांगा जाता है। एक लाइक अगर आप कर देंगे तो मेरा ये जो वीडियो है जो इतनी मेहनत के साथ बनाया जाता है उस वीडियो को सफलता मिलेगी। किससे मिलेगी? आपकी मात्र एक लाइक से मिलेगी। सो प्लीज़ जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं उस वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो वो अन्य लोगों तक पहुँचेगा। आप लाइक नहीं करते हैं तो वो यूट्यूब अदर लोगों को भी सजेस्ट नहीं करता है। उससे ये हो जाता है कि वो वीडियो अच्छा नहीं है तो वो अदर जो आप लोगों के जैसे स्टूडेंट्स हैं ना उनको सजेशन में नहीं आता है। ठीक। सो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि न्याय सूत्र किसने लिखी? तो गौतम ने लिखी थी। किसने लिखी थी न्याय सूत्र? गौतम ने लिखी थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुमारगुप्त ने करवाया था। ठीक है, कुमारगुप्त ने। अब आप वीडियो को लाइक करिए। मैं बस 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। लाइक किया आप लोगों ने वीडियो को? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये जो पॉइंट है ना नालंदा महाविहार वाला, इसको ना स्टार मार्क करिएगा कि नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुमारगुप्त ने शुरू करवाया था। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए घटोत्कच किस साम्राज्य का राजा था? तो ये गुप्त साम्राज्य का था। घटोत्कच किस साम्राज्य का राजा था? आपका जो है गुप्त साम्राज्य का था। प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम जो हूण आक्रमण हुआ था वो 458 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 458 याद रखेंगे। या फिर आपसे अगर कौन सा जो है यहाँ पर काल में हुआ था तो गुप्त काल में हुआ था। कब? गुप्त काल में जो है हूणों का आक्रमण हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों से, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? याद रखिएगा गुप्त काल को आपका जो है भारत के इतिहास में शासनकाल का जो है भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है या स्वर्णिम युग कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है। स्टार मार्क करिएगा, पूछा गया है एसएससी एग्जाम में। प्रारंभिक 8वीं शताब्दी के दौरान भारत में एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया और वो आपके धर्मशास्त्री कौन थे? इनका नाम था आदि शंकराचार्य। आप इनको देख सकते हैं आदि शंकराचार्य जी को पिक्चर में। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इस जो पीपीटी है ना, इस पीपीटी को बनाने में भी मुझे बहुत टाइम लगता है। इसमें छोटी छोटी सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये सारा मैं खुद लिखती हूँ, मैं ये सारी पीपीटी बनाती हूँ आप लोगों के लिए। इतनी मेहनत को देखते हुए बस आपसे एक लाइक मांगती हूँ। उसके अलावा आप लोगों से आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा होगा, सिर्फ एक लाइक मांगा है। ना तो मैंने आप लोगों से कोई एक पैसा लिया। इतने में पता है लोग पेड भी देने लगते हैं अपने कोर्स, लेकिन ना तो मैंने कोई नोट्स पेड किए, ना ही मैंने अपने क्लासेस किए और ना ही मुझे ये सब करना है। मुझे जो मेहनत से मिल रहा है मुझे वो मंजूर है। बस आपसे एक लाइक मांगा जाता है, एक लाइक मेरे लिए बहुत है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एलोरा की जो गुफाएं हैं कहाँ पर स्थित हैं? आप सभी को पता है कि एलोरा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित हैं एलोरा की गुफाएं। महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? पूछ लिया जाता है। तो महाराष्ट्र में एक जिला है औरंगाबाद। कौन सा जिला है? औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में स्थित है ये आपकी जो एलोरा गुफाएं हैं ये। जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलिए कोई नहीं, इसमें अभी थोड़ी देर इसको ही करना पड़ेगा हमें कंटिन्यू। अगर मैं बात करूँ एलोरा की गुफा की, तो एलोरा की जो गुफाएं हैं इनमें 34 सेल गुफाएं हैं। कितनी है? 34 सेल गुफाएं हैं। 34 सेल गुफाएं। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, ये जो कहानी है ना बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको हटा ही देती हूँ तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज तो चलिए अभी ठीक है, अभी ठीक से समझ में आ रहा है। अगर मैं बात करूं एलोरा की गुफाओं की, तो एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? आप कहेंगे मैम महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। वेरी गुड, ठीक है, औरंगाबाद में स्थित हैं। बट अगर मैं पूछूं जो एलोरा की गुफाएं हैं इसमें टोटल कितनी सेल गुफाएं हैं, तो टोटल अगर सेल गुफाएं पूछी जाएँ तो टोटल आपकी जो सेल गुफाएं हैं इनमें आपको याद रखना है 34 सेल गुफाएं हैं। इन 34 में आपको ये याद रखना है कि आपकी सबसे ज़्यादा जो गुफाएं हैं वो किस धर्म को समर्पित हैं। तो आप खुद से यहाँ पर अनुमान लगाइएगा। 1 से जो 12 गुफा है, 1 से 12 जो गुफा है ये आपकी बौद्ध को समर्पित है। किसको? बौद्ध धर्म को समर्पित है। एंड इसके बाद आपको 13 से 29 आपको याद रखना है। 13 से 29 हिंदू धर्म को समर्पित है, हिंदू धर्म को। एंड इसके बाद आपको याद रखना है 30 to 34 आपको जो है समर्पित है, जैन धर्म से संबंधित हैं या जैन धर्म में इनमें बेसिकली आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो आपकी एलोरा में जो गुफाएं हैं वो टोटल 34 सेल गुफाएं हैं, जिनमें 1 से 12 बौद्ध धर्म से संबंधित है एंड 13 से 29 जो है आपकी हिंदू धर्म से संबंधित है एंड 30 to 34 ये जैन धर्म से संबंधित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपकी जो एलोरा की गुफाएं हैं इनमें बेसिकली कौन कौन से धर्म से संबंध रखती हैं। तो बौद्ध से, आपके जो हैं हिंदू धर्म से और जैन धर्म से।
यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि किसमें जो है सबसे ज़्यादा जो गुफाएं हैं इसकी किस धर्म को समर्पित हैं, तो बताइएगा कि किस धर्म को समर्पित हैं। अब आप इसको आसानी से आंसर कर सकते हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, हिंदू धर्म को। यहाँ तो 12 ही हुई आपकी टोटल, यहाँ पर देखिए कितनी हुई आपकी, 17 हुई। ये टोटल 17 हुई, ये 13 हुई ना, क्योंकि 12 तक हुआ। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आपकी गुफाएं समर्पित हैं ना, तो वो आपकी एलोरा में किसको समर्पित हैं, हिंदू धर्म को समर्पित हैं। अभी मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर देखिए आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की धार्मिक कला की संस्कृति का मिश्रण है। एलोरा की गुफाएं ऑब्वियस सी बात है, आप पढ़ चुके हैं, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण कर रखी थी। आंसर होगा चंद्रगुप्त ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके रखी थी। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, और मुझे अच्छे से याद है कि यूपीपीसीएस जो आपका यूपीपीसीएस-जे है ना, यूपीपीसीएस-जे में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीसीएस-जे में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको भी याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात ये आती है ना कि मैम किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर रखी थी। आपने कहा कि मैम चंद्रगुप्त ने धारण करके रखी थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने, सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम बोलना चाहिए, एक चीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके रखी थी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले धारण कर रखी थी, यानी कि कोई और भी था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके रखी थी। जी हाँ, ये पूछा गया है, इसलिए आपको अब जानना होगा। अगर मैं बात करूँ चंद्रगुप्त प्रथम की, तो इसने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर रखी थी। इसके बाद आपका जो गुप्त राजवंश है, इसका प्रथम जो राजा था, प्रथम राजा, ध्यान से समझिएगा, प्रथम राजा कौन था, सभी को पता है, आप लोग जान चुके हैं, श्रीगुप्त, जिसको आपका जो है संस्थापक माना जाता है। तो जो श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त हुआ और इसके नाम पर गुप्त राजवंश का नामकरण हुआ। इसका लड़का था घटोत्कच। क्या था, इनका जो लड़का था वो था घटोत्कच। कौन था, घटोत्कच, ठीक है, घटोत्कच। ये हुआ। इसका जो पुत्र था ये आपका एक प्रतापी राजा था। इनका जो पुत्र था इनका पुत्र एक प्रतापी राजा था, और इसने महाराजा धीराज की आपकी जो उपाधि है वो धारण कर रखी थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि घटोत्कच जो है, घटोत्कच किसका पुत्र था, ये आपका पुत्र था श्रीगुप्त का, ठीक। उसके बाद इनका पुत्र था एक प्रतापी राजा जिसने आपकी जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर रखी थी। तो आपको बस इतना ही याद रखना था, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग इतनी चीज़ों को। मूव कर सकते हैं अभी आगे देखिए, यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है कि गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर आपको देखने को मिलता है। तो गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना आपको अजंता में देखने को मिलता है। कहाँ पर, अजंता। देख सकते हैं कितना सुंदर आपको यहाँ पर ये चित्र दिख रहा है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, अगर मैं अजंता की गुफा की बात करूँ तो ये भी आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र, MH यानी कि महाराष्ट्र। और यहाँ पर याद रखिएगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ पर है, औरंगाबाद जिला है, यहाँ पर अब स्थित है। ये जो गुफा है कुल 29 गुफाओं का समूह है। कितने, 29 गुफाओं का समूह है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि ये जो गुफाएं हैं ये 29 गुफाओं का समूह है। अपार्ट फ्रॉम दिस यूनेस्को ने, किसने, यूनेस्को ने इनको आपका 1983 के अंदर इसे विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, समुद्रगुप्त जो है इनके दरबारी कवि थे। हरिशेन नहीं होता है, ये हरिशेन होता है, हरिशेन होता है। क्या, हरिशेन, हरिशेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, हरिशेन थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। याद है ना, हरिशेन, इन्होंने ही संस्कृत में वो अभिलेख लिखवाया था, याद है ना आप लोगों को। आइए मूव करते हैं। प्रसिद्ध जंगरोधी लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, पता है, दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कहाँ पर, महरौली में, दिल्ली में महरौली में स्थित है आपका ये जंगरोधी स्तंभ। किसने बनवाया, कमेंट सेक्शन में छाप देना है सबको कि किसने बनवाया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासन आपके शासक जो है इनके दरबार में थे। सबको पता है आपको, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के आपके जो है शासनकाल में थे। कालिदास जो है इनको बेसिकली आपका जो है भारत का शेक्सपियर कहा गया, और ये नवरत्नों में से सबसे विशिष्ट स्थान रखते थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मेघदूत जो है इनका लेखक कौन है, तो कालिदास है मेघदूत के लेखक, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, भानुगुप्त का ऐरन शिलालेख, पुलकेश्वर द्वितीय का ऐहोल शिलालेख,
शिलालेख एंड स्कंदगुप्त का भित्रीय शिलालेख में से किस शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ है? अब बताइए, ये जो क्वेश्चन है एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। किसमें? एसएससी एग्जाम में। बताइए जरा कि सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ कहाँ मिलता है? आपको याद है भानुगुप्त का ऐरण शिलालेख, मैंने नोट बनवाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो भानुगुप्त का ऐरण शिलालेख जो है इसमें सबसे पहले में सती प्रथा का प्राचीनतम जो है संदर्भ मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, आपसे है कि महरौली में जंग रहित जो लोहा स्तंभ है किसने आपका जो स्थापित करवाया था? तो गुप्त वंशों ने स्थापित करवाया था। किसने? गुप्त वंश में स्थापित करवाया गया था। ये आपका लोहा स्तंभ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण कर रखी थी या ग्रहण कर रखी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण करके रखी थी। अब तो रट भी गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को कहते थे, गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के थे इनको रुपया या रुपयक कहते थे, याद है ना। हरिसेन निम्नलिखित राज्यों में से किसका कवि राजकवि था? समुद्रगुप्त का था। इसी वीडियो में आप 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं हरिसेन के बारे में। याद रखना है आप लोगों को कि हरिसेन का संबंध आपका समुद्रगुप्त से था, ठीक है। नेक्स्ट है कि लिच्छवी द्वैत्र किसे कहा जाता है? लिच्छवी द्वैत्र समुद्रगुप्त को कहा जाता है, पढ़ चुके हैं आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ हुआ था? तो हूणों पर आक्रमण के द्वारा आपका हुआ था। किस पर? हूणों का आक्रमण के द्वारा हुआ था। किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो किसके सिक्के दर्शाते हैं संगीत के प्रति उनका प्रेम? गुप्तों के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि गुप्तों के सिक्के जो हैं इनके संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसने अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने कहा है, याद है ना, विंसेंट स्मिथ, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग, यहाँ पर पॉइंट है आपसे कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए थे गुप्त काल में। सर्वप्रथम गुप्त काल में किसने सिक्के जारी किए? आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त काल में सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। और सर्वाधिक सिक्के किस आपके उसमें जारी हुए धातु में? आंसर होगा सोने में जारी हुए, ठीक है। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ? आप सभी को पता है 319। क्या आंसर होगा? 319। 319 रट जाना चाहिए। किसने गुप्त संवत जो है शुरू किया था या किसको गुप्त संवत का प्रवर्तक माना जाता है? फटाफट से आंसर करिए। तो गुप्त संवत का जो प्रवर्तक है ये आपके चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत का प्रवर्तक माना गया है, ठीक। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? समुद्रगुप्त की। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख में किस किसका वर्णन मिलता है? आपका आंसर होगा बीरबल का मिलता है। किसका? बीरबल का मिलता है। और किसका? और आपको याद है जहांगीर का। इन तीनों को आपको याद करना है कि जहांगीर, बीरबल, समुद्रगुप्त इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से आपके संबंधित हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है ये आपका पहले कहाँ पर था? आप सभी को पता है ये कौशाम्बी में था। कौशाम्बी से किसने उठवाकर आपका इलाहाबाद में स्थापित करवाया? आंसर होगा आपके अकबर ने स्थापित करवाया था। किसने? अकबर ने, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया? तो हरिसेन ने बनवाया था। किसने? हरिसेन ने बनवाया था, ठीक है। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। स्टार मार्क करिएगा, फाहियान के बारे में पूछा जाता है। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो विष्णु शर्मा ने किया था पंचतंत्र की कथाओं का संकलन। यहाँ पर फाहियान का नाम आया है तो एक चीज़ और बता देती हूँ। फाहियान है ना, ये बेसिकली इनके बारे में ये चीज़ आपको याद रखनी है। फाहियान जो हैं इन्होंने अपनी यात्रा का विवरण जो है किसमें आपका जो है लिखा था? तो फो क्यू की, ठीक। क्यों बताया? क्योंकि मैक्सिमम लोग सी यू की टिक कर देते हैं। नहीं भाई, सी यू की नहीं है, इनकी है फो यू की। इन्होंने इसमें अपनी यात्रा का विवरण लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपने विवरण को किस नाम से इन्होंने पुस्तक में लिखा है? फोयुकी के नाम से, ठीक। पंचतंत्र कथा है, ऑब्वियस सी बात है, जान चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत जो है इनका लेखक कालिदास है, याद रखिएगा। भारत के आयुर्वेद के प्रमुख ज्ञाता और चिकित्सक कौन है? सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी। ये 3 व्यक्ति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा गया है कि किनका संबंध चिकित्सा शास्त्र है? तो चिकित्सा से संबंध सुश्रुत का, चरक का और धन्वंतरी का। पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है, तीनों को आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था। स्टार मार्क करिएगा। धन्वंतरी ने किसके शासनकाल में अपना परामर्श दिया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वो 9 रत्न आपको याद है ना, कालिदास, उसमें आपने कितने सारे लोगों को पढ़ा है? कालिदास को पढ़ा है। और किसको पढ़ा है? कालिदास के बाद आपको मैंने धन्वंतरी बताया, छपड़क, घटपर्णक, शंकु, अमर सिंह, वराहमिहिर, बरूची और बेताल भट्ट। सीक्वेंस रट लेना तभी आपको याद होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वराहमिहिर कौन थे? तो वराहमिहिर एक प्राचीन खगोलविद थे, पता है आप सभी को।
अब यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है। कल का लेक्चर में हम दक्षिण भारत को पढ़ने वाले हैं। सो ये आज का यहाँ पर लेक्चर फिनिश हुआ। आप सभी को लाइक किए बिना नहीं जाना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, एक प्यारा सा कॉमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।